नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। एक कहानी से फिर शुरू करता हूं। अब मैं सोच रहा हूं कहानियों से शुरू किया जाए। पापा ने बड़े भैया को 100 रुपये दिए कि जाओ और अपने सभी भाइयों को कुछ टॉफ़ी वॉफ़ी दिला देना। पापा ने कहा था 20 रुपये की तुम खाना, 80 रुपये की इन भाइयों को खिला देना। बड़े भाई ने बाजार में गया, सारे पैसे घपला मार दिए, बच्चों को 2-2 रुपये की टॉफ़ी दिला के और वापस आ गया। दुकान वाला जानता था कि ये मामले में कुछ घोटाला हो रहा है। उसने कहा देखो ये बच्चे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन तुमको बेईमानी करते हुए शर्म आनी चाहिए, तो मैं तो तुमको ये टॉफ़ी दूंगा नहीं, वगैरह वगैरह। तो हार कर उसे 20 रुपये का सामान खुद के लिए लेना पड़ा और बाकी सामान छोटे भाइयों को दिलवाना पड़ा। दुकान वाला जब अड़ गया, सिद्धांत का पक्का था, तो लौटते समय इसने कहा देखा मैं तो तुमको ज़्यादा दिला के लाया और ये दुकान वाला तुमको देने ही नहीं चाहता था। जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो ये कहानी सुनाने लगा। अब आज के वीडियो को समझने के लिए कहानी दिमाग में रखिएगा। वह ये है कि मोदी जी का एक 2014 का कांड सामने आया है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव एक संस्था है, नॉन प्रॉफिट संस्था है, कुछ रिपोर्टर भाइयों ने मिलकर बनाई हुई है। वो दुनिया की उन सारी खबरों को निकाल के लाते हैं जिनको दिखाने में मीडिया को डर लगता है। तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव एक खबर निकाल कर लाया है और वो खबर ये है कि मोदी जी ने 2014 में एक खुली बेईमानी की और उसके बाद मक्कारी भी की। ये रिपोर्ट कहती है कि 2014 में एक फाइनेंस कमीशन होता है, ऐसे समझिए। भारत में बड़े अच्छे से चेक्स एंड बैलेंसेस है, इसलिए कोई भी आदमी सरकार में आ जाए वो मनमानी नहीं कर सकता, और इसीलिए मनमानी करने के लिए एक्सटेंशन दिया जाता है, अपना अफसर रखा जाता है, पुराना पहचान का अफसर रखा जाता है, जो अफसर निजी तौर पे आपको आपकी इज्जत करता हो, कानून की इज्जत ना करता हो, देश की इज्जत ना करता हो, उसको रखा जाता है। और आप जो मेहनत करके पढ़ते हैं ना, अपने अंदर टैलेंट लाते हैं ना, इस प्रक्रिया को जब सरकार के शीर्ष में बैठे लोग अपनाते हैं तो ये नीचे तक जाती है, और जब ये प्रक्रिया पिक एंड चूज़ वाली नीचे तक जाती है तो जो अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला होता है वो पिछड़ जाता है। काबिल आदमी पिछड़ जाता है, योग्य व्यक्ति पिछड़ जाता है। आपके दफ्तर में आपके बॉस को शाम को कार में बैठ के जो आदमी 2 ठो पैग पिलाएगा उसका प्रमोशन हो जाएगा, और जो आदमी दिन रात बैठ के मेहनत से काम करेगा वो रह जाएगा, और वो चमचा मान लिया जाएगा मास्टरमाइंड, ब्रिलियंट। उसके प्रमोशन होंगे, इंक्रीमेंट होंगे, ये अपने दफ्तर में आप देखते होंगे। और जब देश के लेवल पे ये काम हमारे नेता लोग करते हैं तो हम लोग को लगता है अरे देश में प्रतिभाशाली लोगों की क्यों ज़रूरत है। उसको भी इस पूरी खबर से आप समझेंगे। 2014 में जैसे ही मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, वो सबसे पहला काम पता है क्या करते हैं? देश के राज्यों को जो फंडिंग मिलती है उस फंडिंग में कटौती करने की कोशिश करते हैं। कोशिश कैसे करते हैं? एक है संस्था जिसका कि नाम है फाइनेंस कमीशन। भारत में एक समय समय पर फाइनेंस कमीशन बनते हैं, वित्त आयोग, वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, वो बताते हैं। संवैधानिक संस्था है, प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, उनको अपने हिसाब से काम करना होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वायत्त होते हैं। और प्रधानमंत्री चाहें तो उनकी रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दें और कहें कि भैया मैं नया वित्त आयोग बनाऊंगा, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई, और या फिर उसकी बात माने। प्रधानमंत्री उसको ये नहीं कह सकते कि तू 2 रुपये की जगह 4 रुपये लिख दे, 4 की जगह 6 रुपये लिख दे, ये उसका हक है। तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे? प्रधानमंत्री ये करेंगे यार पीछे से इसको समझाओ, इसको सेट करो। और क्या ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है? भारत में यही हुआ। वाईवी रेड्डी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, ईमानदार अफसर थे। मोदी जी नए नए सरकार में आए थे, इसलिए वहाँ पर किसी आदमी को अपने सेट नहीं कर पाए थे फाइनेंस कमीशन में। अब तो फाइनेंस कमीशन में जिनको भी बनाया होगा
उन्होंने अपना हिसाब किताब लगा लिया होगा कि इस आदमी को सेट करूंगा, ये जो कहूंगा वो करेगा, बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई, झूम जा झूम गई। तो उसने ये कहा, मोदी जी ने उसको कहा एक काम करो कि भाई ये जो राज्यों को तुम 42% दे रहे हो हिस्सा, इसको 32% कर दो। किस चीज़ का? वेलफेयर स्कीम्स का। जो सरकार योजना लाती है ना, ये जो आयुष्मान कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, तो इन योजनाओं में सरकार, केंद्र सरकार पूरे पैसे नहीं देती है। दिल्ली के लिए आएगी तो केजरीवाल जी को भी पैसे देने पड़ेंगे, पंजाब के लिए आएगी तो मान साहब को भी देने पड़ेंगे, बंगाल के लिए आएगी तो ममता बनर्जी को भी देने पड़ेंगे। तो इस योजनाओं के अंदर पहले ही एक तो सरकार, राज्य सरकारों के ऊपर वो खर्चा डाल के रखते हैं, और सरकार को जो केंद्र सरकार पैसे देती है कि भैया तुम खर्चा कर रहे हो योजनाओं में तो हम तुमको कंपनसेशन के तौर पे पैसे देंगे। तो वो पैसा मिलता था पहले 32%, उस पैसे को 42% किया जाना था। और मोदी जी ने जुगाड़ करके मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, और प्रधानमंत्री बनने के बाद बोलते हैं कि इसको 42% मत करो। अब फाइनेंस कमीशन कह रहा है कि भैया ये तो नहीं हो सकता। तो क्या करते हैं, फाइनेंस कमिश्नर के पीछे एक आदमी लगाते हैं जो है वीवीआर सुब्रमण्यम, नीति आयोग का चेयरमैन, और उसके साथ साथ जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं प्रधानमंत्री के कार्यालय में। और उनको कहते हैं कि यार इसको मनाओ ना, रेड्डी को, इसको बोलो कम कर दे, 33% कर दे। यानी जो केंद्र का जो योजना है उसमें 33% ही हम देंगे राज्य सरकार को। तो रेड्डी साहब ने कहा देखो भाई ऐसा है, मैंने संविधान की खाई है शपथ, प्राइम मिनिस्टर को जाके कह देना, ये कहा उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर को जाके कह देना कि या तो मेरी रिपोर्ट को कूड़े में फेंक दें या फिर इसको मान लें। तो जब ये रिपोर्ट आई तो मोदी जी को इसको मानना पड़ा, और जब तक ये रिपोर्ट नहीं आई थी तब तक मोदी जी अपना 2014 का बजट रोके रखे हुए थे कि मैं किसी तरह से वहाँ पे राज्यों का गला घोट के पैसे निकाल लूँगा छोटे भाइयों का, और उससे मैं गुटखा खा लूँगा, इनको टॉफ़ी नहीं दिलवाऊँगा। लेकिन वो माना नहीं, जो बीच में बैठा हुआ था आदमी, तो इनको मन महसूस के फिर इन्होंने 2 दिन के अंदर बजट बनाया। ये कहाँ छपा है? अल जजीरा में और द वायर में। ये रिपोर्ट आती है एक रिपोर्टर्स कलेक्टिव नाम की संस्था की तरफ से। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ऐसी संस्था है जिसमें दुनिया भर के रिपोर्टर्स ने अपना एक संगठन बनाया हुआ है, और जो खबर किसी भी रिपोर्टर की छापने की हिम्मत नहीं है, हमारे राम आएंगे लिख के जो इंडिया टुडे होर्डिंग लगाता है उससे छापने की उम्मीद मत करो। लेकिन उसके अंदर जो रिपोर्टर हैं, कई बार बड़े बड़े नाम, सुधीर चौधरी जैसे लोग जो स्क्रीन पे आरती उतार रहे हैं, वो भी धीरे से एक रिपोर्ट अगर आती है अच्छी रिपोर्ट तो पास कर देते हैं, भैया तेरे को छापना छाप ले, रिपोर्ट दमदार है, मैं तो नहीं छाप पाऊंगा, मुझे तो आरती उतारनी है। तो वो रिपोर्ट रिपोर्टर्स कलेक्टिव छापता है। ये दम है, ये मर्दों का समूह कह सकते हो आप इसको। हालांकि जब मर्दों का समूह कहें तो उसके पीछे एक थोड़ी सी जेंडर इनइक्वालिटी की भावना आती है। तो ये रिपोर्ट उन्होंने छाप दी है। इस रिपोर्ट में को उन्होंने जब छापा है तो उसके बीच में इस रिपोर्ट को किसके हवाले से छापा है? तो इस रिपोर्ट को छापा गया है बीवीआर सुब्रमण्यम के हवाले से, उस आदमी के हवाले से जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी बार बार रेड्डी साहब को संदेश भिजवा रहे थे, रेड्डी उनको बोलो ना यार, उनको बोलो ना यार, उनको बोलो ना यार। उस आदमी ने ये जानकारी दी है। मोदी जी का खास रहा है, नीति आयोग का चेयरमैन रहा है, और रिपोर्टर्स कलेक्टिव का दावा है कि इसने इंडिपेंडेंटली भी उन चीज़ों की जांच की है। और जहां पर ये यूट्यूब पर एक वीडियो था जिसके ज़रिए ये कहानी की पोल पट्टी खुलती थी, जैसे ही अल जजीरा ने एक लेटर लिखा प्रधानमंत्री को कि अपना पक्ष बताइए, यूट्यूब से वो वीडियो उड़वा दिया गया। अब आप कहेंगे कि मोदी जी चाहते होंगे कि भाई लोगों, राज्यों को कम बजट मिले, तो यही मोदी जी 2014 के चुनाव से पहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ड्रामा करते थे, और ये मांग करते थे कि राज्यों को 50% दिया जाए बजट। जो मोदी 50% बजट मांगता था राज्यों के लिए केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं में से, इस रिपोर्ट के मुताबिक उस मोदी ने उस बजट को काटकर जब 42% मिल रहा था तो उसको भी 33% कराने की कोशिश की। इसमें आप
देखिए कि किस तरह का छल छंद और फरेब एक सत्ता शाह कर सकता है। इस देश का राजा इस मामले में प्रधानमंत्री कर रहा है। मुखिया मुख सो चाहिए, मंदिर की स्थापना हो रही है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख के गए हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ये राज्यों का हिस्सा मार रहे थे। और सुनिए, 2 दिन के अंदर बजट तैयार हुआ और जब बजट पेश किया गया संसद में तो मोदी जी की भाषा आपको शर्म आएगी, जिस पे आप गर्व करते हैं। उनको नहीं आएगी जिनको लगता पान खाए सही है। हमारा नंदू व्हाट्सएप ग्रुप वाला भी नहीं समझेगा इस बात को। लेकिन मोदी जी संसद में भाषण देते समय कहते हैं कि भाइयों और बहनों, इसको 42% करने को लेकर फाइनेंस कमीशन में काफ़ी मतभेद थे, लेकिन मैं रुका नहीं। राज्यों को अधिकार मिलना चाहिए तो मैंने 42% आपको करवा दिया। आप सोचिए, राग दरबारी याद आ जाएगा आपको। एक आदमी जाता है अंदर कलेक्टर के कमरे में, पाँव छूता है, माफ़ी मांगता है और बाहर आकर कहता है कलेक्टर के पास गया, उसने मेरे पाँव पकड़ लिए। नतीजा उल्टा आ रहा है। ये कटवाना चाहते हैं बजट बढ़ गया है तो संसद में आके झूठ बोल रहे हैं। क्या ये किसी भी एक बड़े स्तर के नेता को शोभा देता है? ऐसा विश्व में आपने कभी सुना है? भारत को छोड़ दीजिए, दुनिया में कभी कहीं प्रधानमंत्री कद के नेता को ये सब कहते हुए सुना है? और जब ये सब करवाना होता है तो इसीलिए क्या करते हैं, अपना आदमी बिठाते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह नहीं चाहिए, चू चौपड़ करेगा। इसलिए वसुंधरा नहीं चाहिए राजस्थान में, आप समझ रहे हैं? और इसीलिए काबिल लोगों के साथ में अन्याय होता है, इसीलिए फेवरिटिज्म बढ़ता है और इसीलिए अनुकूल लोग बैठते हैं। और मोदी जी लगातार राज्यों की जेब काटते रहे हैं, उनका बजट काटते रहे हैं। ये अल जजीरा का एक जीएसटी कंपनसेशन का डाटा है। तो जीएसटी कंपनसेशन स्कीम क्या थी, मैंने पूरा इस पर वीडियो बनाया था। इस स्कीम में ये था कि जब ये जीएसटी लेकर आए तो इन्होंने कहा कि भैया, राज्यों ने कहा कि ठीक है आप जीएसटी लेकर आ रहे हो, लेकिन कल के दिन आपने अगर जीएसटी से, भैया अभी तो हमारा जो भी हम वैट ले रहे हैं इससे हमारी कमाई होती है ज़्यादा, अब बाद में अगर जीएसटी से कम हुई तो क्या करोगे? तो बाकायदा जीएसटी के मामले पे केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने, अरुण जेटली ने राज्यों को कहा कि 5 साल तक हमारी गारंटी है, हर साल आपकी कमाई 14% बढ़ेगी और अगर टैक्स से 14% नहीं बढ़ी, जो पैसे कम आए वो पैसे केंद्र सरकार आपको देगी ताकि आपके पास में नुकसान ना हो। राज्य इस शर्त पर तैयार हो गए। जब 5 साल पूरे हुए तो पता चला कि राज्यों को 14% के हिसाब से जो पैसे दे रहे थे अब देना बंद करने की नौबत आ गई। तो राज्यों ने कहा कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखो भाई ऐसा है, जीएसटी में अनिवार्य नहीं है कि राज्य जीएसटी के दायरे में रहे। ये दोनों के, राज्य और केंद्र के आपसी सहमति से ही जीएसटी चलेगा। अगर जीएसटी में राज्य रहना नहीं चाहते हैं तो संविधान के अनुसार वो स्वतंत्र हैं। तो मोदी सरकार को लगा कि जीएसटी तो गया। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने राज्यों को कहा ठीक है हम तुमको थोड़ा पैसा दे देते हैं। तो कैसे दे देते हैं, इन्होंने सेस लगा दिया, स्पेशल टैक्स लगा दिया जनता के ऊपर, और उस टैक्स सेस के पैसे में से ये राज्यों को देने लगे। और कई मामलों में ये भी हुआ कि इन्होंने राज्यों से कहा कि भैया लोन ले लो हमसे, हक नहीं दे रहे हैं, लोन ले लो। और हालत ये है कि जो डाटा अब आया है वो ये है कि प्री जीएसटी जो कलेक्शन रेवेन्यू का आता था राज्यों के पास वो घट गया। बिहार का 9.84% आता था जो 8.31% हो गया। यूपी का 7.62% था वो 6.89% हो गया। झारखंड का 7.2% था वो 6.47% हो गया। ओडिशा का 7.13 था जो 6.17 हो गया। मध्य प्रदेश का 7.9% था जो घटकर 5.9% हो गया। छत्तीसगढ़ का भी कम हो गया, गोवा का भी कम हो गया। बहुत पूरी लिस्ट है, मैं बगल में लगा दे रहा हूँ, देर तक लगा दे रहा हूँ, आप पढ़ लेना, स्टिल करके पॉज करके पढ़ लेना।
आप इस लिस्ट को देखेंगे तो इसमें सरप्लस में कौन है? महाराष्ट्र है। घाटे में कौन है? पिछड़े राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। यानी इन राज्यों को जीएसटी आने से पहले जो अपना कलेक्शन मिलता था, पैसा मिलता था, वो पैसा भी मिलना बंद हो गया। तो आप सोचिए कि ये जीएसटी के मामले में भी फटका लगा राज्यों को, केंद्र सरकार की बल्ले बल्ले। दूसरा, राज्यों को जो एलोकेशन होना था उसमें भी मोदी जी ने 14 में आते ही कटौती कर दी थी। तो भैया अगेन वही सवाल जो बार बार मैं पूछता हूं, ये पैसे जाते कहाँ हैं? ये पैसे इतने सारे जो सरकार हर तरफ से कटौती कर रही है, आपके ऊपर हमारे ऊपर टैक्स बढ़ाई जा रही है, जीएसटी के कितने स्लैब ऊपर कर दिए, कितनी चीज़ों का बढ़ा दिया, जिसमें नहीं लगता था कितनी चीज़ों पे लगा दिया, हर तरह की चीज़ों का लग रहा है पैसा। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? अब लोग मुफ्त अनाज का नाम लेंगे तो मैं कहूँगा भाई जो मुफ्त अनाज का नाम लेने वाले मैं आपके लिए मेहनत नहीं करूँगा। आप गूगल पे जाओ, देखो कि कुल कितना पैसा मुफ्त अनाज की योजना में सरकार खर्च कर रही है। उसका नुकसान अगर कुछ है तो सिर्फ ये है कि भारत में अनाज की कमी पड़ रही है, अनाज के रिजर्व्स कम हो रहे हैं। इसके अलावा कोई इतना आर्थिक बोझ सिस्टम पे नहीं पड़ रहा है। और जो भी योजना सरकार बनाती है उसमें ज़्यादातर योजना में राज्य सरकारों से ज़बरदस्ती पैसा लगवाती है। संसद में पास करके भेज देते हैं, राज्य सरकारों को पैसा लगाना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आंखें खुली होंगी। नहीं खुली हूँ तो दूसरा वीडियो देख लीजिएगा मेरा आज का दूसरे चैनल पे, नॉकिंग न्यूज़ पे। उसमें मैंने एक कहानी बताई है। कहानी का शीर्षक है मेरा पति मेरे देवता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।